हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने सीखा था पैकिंग फ्रैक्शन और एससीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए स्टार्ट करते हैं लोग। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी। तो बीसीसी के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, तो बीसीसी जो यूनिट सेल है इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्नर में होते हैं और एक कांस्टेंट पार्टिकल्स बॉडी सेंटर में भी होता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे हम लोग बीसीसी के लिए बना रहा हूं। इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर में तो है ही है और कॉर्नर में होने के साथ साथ एक कहां पर है, बॉडी सेंटर में। ठीक, तो बॉडी सेंटर में है, तो अगर मैं इसको लेंथ मिलाता हूं इसके, तो बॉडी डायगोनल जो है उसी में हो जाएगा। इसका नाम दे रहा हूं ए और दूसरा क्या होगा यहां पर सी। ठीक है, लेट अस radius of sphere is equal to r and volume of unit cell is equal to a cube. Edge of unit cell is equal to a. ठीक, अब यहां पे देखेंगे, इसका नाम दे रहा हूं डी और ये हो जाएगा बी। इन फिगर ट्राइंगल एडीबी, ट्राइंगल एडीबी में देखिए, इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो AB इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ठीक है, ये लेंथ हमारी कितनी है, A। सारी एड्स कितनी है हमारी, A है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं AD की जगह A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, ये आ गया हमारा। मैं इसको लिख सकता हूं AB इक्वल टू A रूट 2। फिर देखिए इन ट्रायंगल ABC अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर दिया हुआ है 2A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो गया, A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AC इक्वल आ गया यहां पर A रूट 3। ठीक है, अब यहां फिगर में देखते हैं AC दिया हुआ है यहां पर और AC में कितने पार्टिकल है, 1 2 3। अगर मैं तीनों पार्टिकल्स को शो करता हूं तो ये हो गया हमारा A और ये हो गया C। ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर और ये तीसरा स्फीयर। इसकी रेडियस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। सो AC इक्वल मैं क्या लिख सकता हूं, 4r। तो AC इक्वल यहां 4r दिया है और AC इक्वल कितना दिया है, A रूट 3। तो यहां मैं लिख सकता हूं A रूट 3 इक्वल टू 4r। सो A इक्वल 4r अपन कितना आ गया, रूट 3। अब हम लोग लगाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन। फार्मूला हम पहले बना चुके थे, पढ़ चुके हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू Z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 इंटू
वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 100। देखिए यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल 2 इंटू 8/3 पाई r क्यूब अपॉन a की जगह मैं क्या रख सकता हूं 4r/√3, तो 4r/√3 का होल क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे इसको 8/3 पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3√3 अपॉन 64 r क्यूब इंटू 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ठीक, 8 8 64, ठीक है, 11 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 3 से 3 कैंसिल, तो टोटल आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 11 इंटू √3 इंटू 25/7। इसे हम सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 68.05%, ठीक है। सो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 68.05%। अगर मैं क्या करता हूं 100 से माइनस कर दूं तो जितना भी आपका एम्प्टी एरिया है वो निकल आएगा, और जितना पैकिंग है वो तो आपका कितना है 68.05। तो ये किसके लिए हो गया BCC के लिए, ठीक है। तो कॉपी करेंगे इसको, ठीक है, कॉपी हो गया। तो अब हम निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC, ठीक है। FCC के पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC, ठीक है। आप जानते हो कि FCC में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर में होते हैं, और कॉर्नर में होने के साथ साथ जितने भी फेस होते हैं उन सभी फेस सेंटर में भी एक एक कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो यहां देखिए इसका फिगर बनाते हैं हम लोग, ओके। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स कहां पर होंगे, कॉर्नर में होंगे, और कॉर्नर में होने के साथ साथ जितने भी आपके फेस सेंटर होंगे, देखो ये फेस है, इसका सेंटर यहां पर होगा, ये जो फेस है इसका सेंटर यहां पर आएगा, इस फेस का सेंटर अप्रॉक्स यहां पर है, और ये जो फेस इसका सेंटर यहां पर, ठीक, ये जो फेस है इसका सेंटर यहां पर, और ये जो फेस है इसका सेंटर यहां पर, ठीक। तो FCC के लिए हो गया। तो लेट अस रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू स्मॉल r, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू a क्यूब, और आप यहां लिख सकते हो एज ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू कितनी होगी a, तो ये एज कितनी है हमारी a। उसके बाद अगर मैं यहां से देखूं, क्योंकि फेस और मुझे आइटम्स लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c। इन फिगर ट्राइंगल ABC अप्लाइड करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है A स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है A स्क्वायर। सो मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, और AC इक्वल कितना आ गया A√2, ठीक है। अगर हम फिगर देखते हैं, जो AC लेंथ है, जो AC लेंथ है, ठीक है, A हो गया और C।
इसमें आपके 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स 1 2 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंस है और ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अगर मैं इस स्फीयर को टच करते हुए बनाता हूं तो कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर और ये तीसरा स्फीयर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक। सो AC इक्वल मैं क्या लिख सकता हूं 4r और AC इक्वल कितना दिया यहाँ पर a√2, तो मैं यहां लिख सकता हूं a√2 इक्वल 4r। सो a इक्वल कितना आ जाएगा 4r अपॉन √2। जो a की वैल्यू यहां निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 4r अपॉन √2। तो हमें निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू z इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू कितना हो जाएगा 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, हम जानते हैं एफसीसी के लिए जो कांस्टेंट पार्टिकल्स निकाले थे टोटल एटम्स कितने आए थे 4, ठीक है। तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा a क्यूब इंटू 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 16 अपॉन 3 पाई आर क्यूब अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4r अपॉन √2 का होल क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे इसको तो 16 अपॉन 3 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर क्यूब, इसे सॉल्व करेंगे तो 2√2 अपॉन 64 इंटू आर क्यूब इंटू 100, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 74.06%, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC इक्वल कितना हो जाएगा 74.06%। इसका मतलब ये हुआ कि FCC के द्वारा जो एटम्स हैं वो क्रिस्टल का 74.06% क्या करेंगे, ऑक्यूपाइड करेंगे। बाकी एरिया कैसा रहेगा, एम्प्टी एरिया रहेगा। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए हमारे है FCC के लिए। इसे आप कॉपी करेंगे, ठीक है। तो कॉपी हो गया। तो अब हम लोग सीखेंगे, अभी तक सीखा पैकिंग फ्रैक्शन, यानी जितना स्पेयर एरिया कवर कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, और जितना एरिया रह जाता है एम्प्टी एरिया रह जाता है तो उस एम्प्टी एरिया को बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास है इंटरस्टिशियल वॉइड्स। वॉइड्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कहां कहां पर होती हैं और कितने एरिया पर होती, कितना एरिया होता है इनका, तो ये हम सीखेंगे। तो अब हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है इंटरस्टिशियल वॉइड्स। वॉइड्स, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स को जनरली कह सकते हैं, ठीक है, देयर इज एन empty space, empty interstitial space between closely packed spheres which are called voids, ठीक है। जितना आपने एरिया कवर कर लिया है तो बचा हुआ जो एम्प्टी एरिया है उसको क्या बोलते हैं, voids बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ voids, voids कितने टाइप के होते हैं। जनरली जो आपकी voids होती है वो 3 टाइप की होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट हो गया आपका ट्रायंगुलर वॉइड्स, सेकेंड आपका है टेट्राहेड्रल वॉइड्स
एंड थर्ड आपका है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वाइड्स क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होती है और टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होती है, इनको हम जानेंगे हम लोग। तो फर्स्ट आपका है ट्रायंगुलर वाइड्स। ठीक है ना, जो ट्रायंगुलर वाइड्स है तो ये तीन स्फीयर है, अगर तीन स्फीयर एक ही लेयर में टच कर रहे हैं तो इनके द्वारा जो वाइड्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, देखो हो गया, तो ये जो वाइड लेयर फॉर्मेशन हो रहा है इस वाइड हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर वाइड्स। तो ये वाइड हमारी है ट्रायंगुलर वाइड्स। हो गया, इसको नोट करेंगे आप, कॉपी करिए इसे। ठीक, कॉपी में। तो अब देखिए दूसरा टेट्राहेड्रल वाइड्स। जो टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं ये कहां पर, सॉरी ये कैसे बनते हैं, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स क्रिएट फ्रॉम 4 स्फीयर, ये 4 स्फीयर अगर मिलेंगे तब बनते हैं यहां पर। तो देखो यहां पर इसको मैं ऐसे समझ देते हैं, देखो अगर ये 3 स्फीयर्स हैं और ये टच कर रहे हैं एक प्लेन पर तो यहां बनते हैं ट्रायंगुलर वाइड। ठीक है, अगर चौथा स्फीयर जो है इन्हीं के ऊपर रख दिया जाए तो ये वाइड्स जो क्रिएट होगी यहां पर इसके अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपको फर्स्ट स्फीयर, सेकेंड स्फीयर और ये हो गया थर्ड स्फीयर, और जो चौथा स्फीयर होगा इन्हीं के ऊपर रखा होगा। तो अब यहां पर जो वाइड्स का फॉर्मेशन होगा उसे क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं फिर से दूसरा फिगर बनाकर। तो ये फर्स्ट स्फीयर हो गया, ये सेकेंड स्फीयर हो गया और ये थर्ड स्फीयर हो गया। ठीक है, और जो चौथा स्फीयर है तो इसको ऊपर बना दे रहा हूं, ये टच कर रहा है तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, ऊपर बना दिया। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं इसके सेंटर सारे जितने भी एटम्स हैं इनके सेंटर को मिला देता हूं, ये हो गया इसका सेंटर हो गया। ठीक, तो ये कौन सी वाइड्स है, टेट्राहेड्रल वाइड्स। ठीक है, तो ये हुए टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। हेड्रल वाइड्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स 6 स्फीयर के द्वारा बनते हैं। ठीक है, यहां पर गलती हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल में सोच लेते 8 स्फीयर हो रहे हैं पर यहां पर कितनी 6 स्फीयर द्वारा बनने हैं, ध्यान रखना। और तीनों स्फीयर यानी तीन स्फीयर इसमें क्या होंगे, 3 स्फीयर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और दूसरे 3 स्फीयर होंगे वो भी कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देखो तो ये फर्स्ट 3 स्फीयर है, ये एक ही लेयर में है, हो गया। अब देखो दूसरे, ठीक, तो यहां पर देखिए ये जो वाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर जो वाइड बन रही है इस वाइड को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ठीक है, देखो यहां से इसको अलग से बना के समझ देते हैं, जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखो तो ये पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर और तीसरा स्फीयर यहां पर हो गया। इसमें ऊपर बना देता हूं, ये पहला स्फीयर, 2 सामने 1 पीछे, अब 1 सामने है 2 पीछे है। ठीक, और अगर इनके सेंटर को मिलाता हूं, इसका सेंटर, इसका सेंटर,
इसमें हमें ध्यान रखना है कि दोनों जो लेयर हैं, दोनों लेयर के जो एपेक्स जो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनके एपेक्स जो होंगे वो कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। देखिए इसका एपेक्स इधर है तो इसका एपेक्स क्या है, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस सबके एपेक्स को मिला देता हूं, ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को जल्दी समझ सकते हैं। मेरे पास देखो ये 4 स्फीयर है, ठीक है। एक स्फीयर कहां होगा, इसके ऊपर होगा, और एक स्फीयर कहां होगा, इसके नीचे होगा। तो अब यहां पर जो वाइड्स का फॉर्मेशन होगा वो कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये 4 स्फीयर है, 1 2 3 4, ये 5वां और ये 6वां, ऐसे हो गए। अगर मैं इनको मिलाता हूं, ठीक, तो ये 4 स्पेस दिख रहे हैं आपके ऊपर, ठीक। तो ये कौन सी वाइड्स हमारी है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। या इसको और बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ये देखिए ये सभी एक ही स्पेस में, प्लेन में, 5वां 6वां, ठीक है। अगर हम इनको मिलाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फिर कौन सी होगी हमारी, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। प्रैक्टिस करने के बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे जल्दी से। ठीक है, कॉपी हो गई। तो अब हम लोग सीखेंगे पोजीशन ऑफ वाइड्स। ये वाइड्स होती कहां पर है, ठीक है। कोई हमारा यूनिट सेल है या लैटिस है या क्रिस्टल है, तो उन क्रिस्टल्स में जो वाइड्स कहां कहां मिलती है हमको और कैसी होती है, ठीक है, उन्हें हम लोग सीखेंगे। तो अब देखते हैं जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है, टेट्राहेड्रल वाइड्स ये कहां होती है। तो एक क्रिस्टल हमारे पास है लाइक एफसीसी, ये अपने पास एफसीसी क्रिस्टल है। एफसीसी में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर में होते हैं, और कॉर्नर में होने के साथ साथ फेस सेंटर में भी होते हैं, ठीक है। तो ये फेस सेंटर का हो गया, ये हो गया फेस सेंटर का, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो एफसीसी में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर में होते हैं, साथ ही साथ कहां होते हैं, फेस सेंटर में, ठीक है। तो यहां से ध्यान समझेंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स बनाना सीख रहे हैं। टेट्राहेड्रल वाइड्स कहां होती हैं उन्हीं के बारे में हमको जानना है। देखो यहां पर, तो ये जो आपका है ये इसको टच कर रहा होगा, इसको टच करेगा, साथ साथ इसको टच करेगा, ठीक। ये हो गया आपका, ये। तो ये जो हमारा है ये क्या बन गया हमारा, टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब ये टेट्राहेड्रल वाइड्स का जो सेंटर होगा, ठीक है, जो टेट्राहेड्रल वाइड्स का सेंटर होता है, तो ये बॉडी डायगोनल के में होगा आपका। ये सेंटर लगभग यहां पर आएगा, और जो सेंटर है ये बॉडी डायगोनल में ही प्लेस होगा। तो जो बॉडी डायगोनल में, यानी जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है वो कहां पर है हमारी, बॉडी डायगोनल में, ठीक है। तो एक बॉडी डायगोनल के कॉर्नर्स में है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी डायगोनल कहां होगा, एक इस साइड में होगा आपको, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 2। तो एक बॉडी डायगोनल में जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होती है कितनी थी, 2। और एक यूनिट सेल में जो आपकी बॉडी डायगोनल होते हैं वो होते हैं 4। तो इसका मतलब क्या हुआ,
4 into 2 कितने हो जाएंगे 8। तो बीसीसी में सॉरी एफसीसी में जो आपके टेट्राहेड्रल होते हैं वो कितनी होती हैं 8 होती है, ठीक है। और कहां पर होती है ईच बॉडी डायगोनल में होती है, और कितनी होती है 2, एक बॉडी डायगोनल में टोटल कितने जाएंगे 8। अब देखते हैं दूसरा ऑक्टेडल वाइड्स। अगर मैं ऑक्टेडल वाइड्स की बात करता हूं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। तो एफसीसी के देख देते हैं। एफसीसी में कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर में होते हैं, और कॉर्नर में होने के साथ साथ फेस सेंटर में होते हैं, ठीक है। ये फेस सेंटर हो गया। देखो जितने फेस सेंटर आइटम्स हैं ये एक दूसरे के लॉन्ग टच करके ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान समझेंगे। हो गया। ये होगी ऑक्टेडल वाइड्स, ठीक है। तो जो ऑक्टेडल वाइड्स है तो इसका जो सेंटर होगा, जो ऑक्टेडल वाइड्स बन रही है इसका जो सेंटर होगा अप्रोक्स यहीं पर आएगा। अगर मैं इस लाइन को खींचता हूं ये कहां पर है बॉडी डायगोनल के सेंटर में है, यानी एफसीसी में जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होती है वो बॉडी डायगोनल के सेंटर में होती है, ठीक है। तो बीसीसी में जो ऑक्टेडल वाइड्स कहां पर है, सॉरी एफसीसी में जो ऑक्टेडल वाइड्स कहां पर है बॉडी डायगोनल के सेंटर में होती है, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा ठीक, ये हो गया फेस सेंटर, ये हो गया फेस सेंटर, ये हो गया यहाँ, ठीक। थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं इधर से बढ़ाता हूं तो एक फेस सेंटर यहां पर होगा, अगर ऊपर बढ़ाता हूं थोड़ा सा तो इसका फेस सेंटर यहां पर होगा। अगर इन फेस सेंटर्स को मिलाता हूं, ठीक है, देखो हो गया, ये इसको टच करेगा नीचे, तो ये बन गई ऑक्टेडल वाइड्स। तो जो दूसरी ऑक्टेडल वाइड्स है वो कहां पर है एज सेंटर में। अगर मैं इसका सेंटर देखता हूं तो ये कहां पर आएगा एज में आएगा, ठीक। तो जितनी भी आपकी एज होंगी उनके सेंटर में क्या होगा एक ऑक्टेडल वाइड्स होगी, ठीक। और हम जानते हैं कि एज पर सॉरी अगर एज में कोई भी पार्टिकल्स है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 4 यूनिट सेल में। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, कितनी एड्स होती है 12, तो 3। तो यानी 3 ऑक्टेडल वाइड्स कहां पर होते हैं जो एड्स होती है उनमें होगी आपको, ठीक है। तो यानी एक बॉडी यानी एफसीसी अगर निकाल लेते हैं हम, अगर मैं सीखता हूं इसको तो इन एफसीसी ऑक्टेडल वाइड्स टोटल नंबर ऑफ octahedral वाइड्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 12 प्लस एक कम होगा आपका बॉडी सेंटर में होता है, टोटल कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अगर एफसीसी की बात करते हैं, एफसीसी में ऑक्टेडल वाइड्स कितनी होती हैं तो कितनी हो जाती है 4। कहां कहां पर होती है, इसकी पोजीशन कहां पर है, जो बॉडी सेंटर है एक ऑक्टेडल वाइड बॉडी सेंटर में होगी, और दूसरी जो वाइड्स है यानी दूसरी जो आपकी ऑक्टेडल वाइड्स है जितने भी हमारे एड्स है तो उनके सेंटर में यानी एड्स में एक एक ऑक्टेडल वाइड्स होती है, ठीक। टोटल कितनी हो जाती है 4 ऑक्टेडल वाइड्स हो जाती है। इनको हम एक सिंपल तरीके से याद कर देते हैं। इफ नंबर ऑफ एटम
इक्वल टू n, देन टेट्राहेड्रल वाइड्स इक्वल टू n, सॉरी, देन octahedral voids equal to n and tetrahedral voids equal to कितना हो जाएगा 2n। यानी जो टेट्राहेड्रल voids होंगी वो हमेशा कितनी होंगी, octahedral voids की दुगनी होंगी, डबल होंगी। तो इसकी पोजीशन जरूर याद कर लीजिए क्योंकि पूछी जाती है कहां पर होते हैं, तो इनको जल्दी से आप बनाएंगे, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो कॉपी होगी। तो अब हम लोग सीखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और ट्राइगोनल वाइड्स का फॉर्मेशन हो गया है, तो इनका साइज कितना होता है, ये कितने साइज के होते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाता है कि कितने इस साइज के स्फीयर यहाँ पर फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसके साइज को हमें रिलेशन स्फीयर और वाइड दोनों का ही मालूम होना चाहिए और कितना साइज होता है, तो इसमें हम लोग सीखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर साइड ऑफ ट्राइंगल वाइड्स, ठीक है, जो ट्राइंगल वाइड्स है उसका साइज कितना होगा। तो हम लोगों ने सीखा था जो ट्राइंगल वाइड्स है तो तीन स्फीयर को टच करके बनाते हैं। देखो यहाँ बेटा ये 3 स्फीयर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्फीयर। अब यहां पर जो वाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहां पर होगा, तो इस वाइड्स में एक स्फीयर बना दे रहा हूं, ठीक, और इनके सेंटर को मिला रहा हूं। तो अगर सेंटर मिला देता हूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। बन गया ट्रायंगल, इसका नाम दे रहा हूं पी क्यू आर, और इसका अगर सेंटर मिलाते हैं ये मिल गया हमें, तो ये हो गया ए और ये कितना हो गया हमारा बी, ठीक है। लेट अस रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर एस। जो स्फीयर की रेडियस वो कितनी है, आर एस, यानी ये रेडियस हमारी कितनी हुई आर एस और ये कितनी है आर एस, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई यहां पर पी क्यू, सॉरी ये हो गया आपका 2rs। रेडियस ऑफ वाइड्स इक्वल टू आरबी। जो स्फीयर की वाइड्स है वो कितनी है आरएस है, और जो वाइड्स की रेडियस है उसे क्या बोलेंगे हम आरबी। अब देखो यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ है पी क्यू आर, ये कैसा बना ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो एंगल होगा कितना होगा 60, ठीक है। अगर 60 है तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं पी क्यू इक्वल टू, सॉरी इन फिगर पी क्यू आर, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2rs, ठीक है। दूसरा अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं पी ए बी, ठीक है, इन ट्रायंगल पी ए बी, तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गई बेस, ये क्या आपका हाइपोटेनस, तो बेस कितना दिया है पीबी अपॉन हाइपोटेनस कितना है एबी, ठीक है। तो cos थीटा ये टोटल एंगल कितना है 60, तो इसका हाफ एंगल कितना होगा 30, तो यहां मैं लिख सकता हूं cos 30 इक्वल टू पीबी कितना दिया है आपका, पीबी हम लोग निकाल चुके हैं क्योंकि पी आर कितना दिया है 2rs, तो पीबी कितना हो जाएगा आरएस, तो आरएस अपॉन और एपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दिया आपका आरएस और ये क्या है आपका आरवी, तो मैं यहां लिख सकता हूं आरएस प्लस आरवी। cos 30 वैल्यू होती है √3/2 आरएस अपॉन आरएस प्लस आरवी, या मैं इसको लिख सकता हूं आरएस प्लस आरवी अपॉन आरएस इक्वल टू 2/√3, ठीक। इसको ये लिख सकता हूं
1 प्लस आरवी अपॉन आर एस इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 आरवी अपॉन आर एस इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ठीक, फिर देखेंगे यहां पर आरवी अपॉन आर एस इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3। इसको सॉल्व करूंगा तो आरवी अपॉन आर एस इक्वल टू 2 माइनस 1.732 अपॉन 1.732। तो आरवी अपॉन आर एस अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आएगी 0.155। तो रिलेशन मेरे पास मिल गया यहां पर एक। ठीक है, आरवी इक्वल टू 0.155 आरएस। ठीक, जो वाइड्स होती हैं वो कितने टाइम्स हैवियर होंगी 0.155। ठीक, तो ये रिलेशन हमारा किसके लिए है, वाइड्स और स्फीयर, इन दोनों रिलेशन के लिए हो गया। और जो वाइड का साइज होगा वो कितना होगा 0.155 आरएस होगा। तो ये कॉपी करेंगे इसको हम, और इस पे हम टेट्राहेड्रल के और ऑक्टेहेड्रल के भी निकालेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। तो अब हम लोग सीखेंगे कि टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। ठीक है, उनमें कितना एरिया होता है, ठीक, उनका निकालना है, सीखना है लोगों को। तो लिफ्टिंग रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, फिगर बना रहा है इसको। ये हो गया बेटा। ठीक है, पहला पार्ट का, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इसका जो सेंटर होगा वो कहां पर होगा, यहां पर। अगर देखिए ये हो गया ए सी बी डी। ठीक है, लेट अस रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर एस। ठीक है, और दूसरा है रेडियस ऑफ वाइड्स इक्वल टू आर बी। इन फिगर जानते हैं AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AC को 2RS लिखा जा सकता है। ठीक है, और इक्वल टू क्या लिख सकता है, इसको हम लोग निकाले इसको A√2 निकाल चुके हैं। दूसरा AD इक्वल यहाँ इसकी वैल्यू AD में क्या होगा आपका, देखो बेटा AD में ये पहला स्फीयर हो गया, दूसरा स्फीयर है, और बीच में क्या है वाइड्स। तो इसकी रेडियस हुई RS, इसकी रेडियस हुई RS, और इसकी रेडियस कितनी हुई RV। तो मैं लिख सकता हूं AD इक्वल टू RS प्लस RV लिखा जा सकता है। और दूसरा लोगों ने इसकी रेडियस निकाल चुके थे, लेंथ निकाल चुके, सीख चुके हैं A√3। कोई दिक्कत यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं AC अपॉन AD इक्वल टू 2RS अपॉन 2RS प्लस RV इक्वल टू A√2 अपॉन A√3। तो 2 से 2 कैंसिल, A से कैंसिल। ठीक है, तो लिख सकता हूं इसको RS अपॉन RS प्लस RV इक्वल टू √2 अपॉन √3। इसको लिख सकते हैं फिर से, या मैं लिख सकता हूं इसको RS प्लस RV अपॉन RS इक्वल टू √3 अपॉन √2। 1 प्लस RV अपॉन RS इक्वल टू √3 अपॉन √2। RV अपॉन RS इक्वल टू √3 अपॉन √2 माइनस 1। RV अपॉन RS इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √2। RV अपॉन RS इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो कितना मिल जाएगा, RV अपॉन RS इक्वल टू 0.225। तो इसका जो रिलेशन मिला मुझे RV इक्वल टू
0.225 RS। ठीक है, तो जो आपकी टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल की जो स्फीयर की रेडियस है, इन दोनों का रिलेशन कितना हो जाएगा? RV इक्वल टू 0.225 RS। ठीक है, तो कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे लिमिटिंग रेडियस ऑफ ऑक्टेहेड्रल वाइड्स। ऑक्टेहेड्रल वाइड्स की रेडियस कितनी होती है उसके लिए हम लोग सीखना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो ऑक्टेहेड्रल वाइड्स होती है कितने स्फीयर को टच करते हैं? 6 स्फीयर को टच करते हुए बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम जानते हैं यहां पर जो एक स्फीयर इसके ऊपर होगा, एक स्फीयर क्या होगा? इसके नीचे होगा, और इसके बीच में जो गैप होगा उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टेहेड्रल वाइड्स। ये जो है, ठीक है। तो जो ऑक्टेहेड्रल वाइड्स है इसकी रेडियस हमें निकालना है, इसका सेंटर। ठीक है, तो जो ऑक्टेहेड्रल वाइड्स है इसकी रेडियस हमें निकालना है, इसका सेंटर हो गया ये। अगर मैं इसके सेंटर को मिलाता हूं तो इसका नाम हो गया PQRS, और ये सेंटर हो गया ठीक। लेट अस radius of sphere is equal to RS and radius of voids is equal to क्या हो जाएगा? RV। ठीक है ना। इन फिगर में इसकी रेडियस कितनी? RS, और ये कितना है? RS। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2RS। इन फिगर PS इक्वल RS इक्वल RQ इक्वल टू PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2RS। ठीक है, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? A भी बोल सकता हूं। और दूसरा है हमारा, फिर देखो इन फिगर ट्रायंगल PSR में देखते हैं। PSR में अप्लाइड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो PR स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। तो PS कितना दिया हुआ है? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? PR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो PR इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? A√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको। इस बार देखिए PR में, तो जो PR यहां बना हुआ है ये हो गया P, और ये क्या है? R। तो ये P में आपका रेडियस है, स्फीयर में आपका यहां भी स्फीयर है, स्फीयर रेडियस कितनी? RS। और यहां बीच में क्या है हमारा? वाइड रेडियस कितनी है? RV और प्लस RV। तो मैं लिख सकता हूं PR इक्वल टू RS प्लस RV प्लस RV प्लस RS, यानी 2RS प्लस RV लिखा जा सकता है। और PR की वैल्यू यही लिखा है, तो यानी लिख सकता हूं PR इक्वल टू 2RS प्लस RV इक्वल टू A√2। इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड, और ये इक्वेशन क्या हमारा? फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिल जाएगा मुझे? PR अपॉन PS इक्वल, PR कितना दिया है? 2RS प्लस RV, ठीक, अपॉन ये कितना दिया है आपका? 2RS इक्वल लिख सकता हूं A√2 अपॉन A। तो 2 से 2 कैंसिल, तो लिख सकता हूं यहां पर RS प्लस RV अपॉन RS इक्वल टू √2। इसको लिख सकता हूं 1 प्लस RV अपॉन RS इक्वल टू √2, RV अपॉन RS इक्वल टू √2 माइनस 1। ठीक है,
रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 माइनस 1 इक्वल टू 0.414। तो Rv इक्वल टू 0.414 Rs। तो ये रिलेशन किसका हमारा है, जो ऑक्टेडल वॉइड्स है वो स्फीयर से कितने टाइम हेवियर होगी 0.414 टाइम क्या होगी हेवियर होगी। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए है ऑक्टेडल वॉइड्स के लिए। तो हम लोगों ने सीख लिया कि वॉइड्स होती है, वॉइड्स की पोजीशन कहां होती है, कितने टाइप की वॉइड्स होती है और वॉइड्स की मैक्सिमम रेडियस कितनी होती है उसको निकालना हम लोगों ने सीखा था। तो इन तीनों से एक क्वेश्चन में मिल जाता है पॉलीग्राफ में, इससे ध्यान से करेंगे। ठीक, कॉपी करें इसे। तो अब हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पैकिंग ऑफ सॉलिड्स। तो पैकिंग ऑफ सॉलिड, अगर हम स्फीयर जो पार्टिकल्स है हम उन्हें स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं और स्फीयर को अगर अरेंज करते हैं तो किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एनी क्रिस्टल्स, दिस इज कॉल्ड पैकिंग। तो पैकिंग कितने टाइप की होती है, तो पैकिंग में देखेंगे तो क्लोज पैकिंग। तो टाइप ऑफ पैकिंग में फर्स्ट टाइप हो गया हमारा वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को टच करते हुए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में क्या होते हैं अरेंज होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल में होंगे या तो वर्टिकल फॉर्म में होंगे, पर एक दूसरे क्या करेंगे वो टच करेंगे। तो इस प्रकार की जो भी आपकी पैकिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो भी आपकी स्फीयर होगी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, इस आइटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 1 2, जितने वो नियरेस्ट आइटम टच करे उसे क्या बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी सीएम नंबर कितनी हो गई 2। और एक कौन सी पैकिंग है आपकी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। दूसरा आता है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशन में क्या होगा, इसमें जो आपके स्पेयर्स होंगे वो एक दूसरे को टच करते हुए लेयर बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म दोनों में अरेंज होंगे, हॉरिजॉन्टल में फॉर्म में अरेंज होंगे और वर्टिकल फॉर्म में भी अरेंज होंगे। ठीक है, और ये दो टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि जो स्फीयर है एक दूसरे को टच करते हुए और साथ ही साथ मैक्सिमम स्पेस बनाते हुए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में क्या होते हैं अरेंज होते हैं। तो इस टाइप की जो पैकिंग होती है इस पैकिंग हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये हो गया, इसे बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। तो इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, मैग्नेट स्फीयर बना रहे हैं और इस पे लेयर जो होगी वो लेयर कैसी होगी सेम होगी, ये जो लेयर होगी सेम, इसके ऊपर वाली कैसी होगी सेम। तो ए टाइप की होगी और इसमें किसी भी पार्टिकल्स का अगर हम देखते हैं तो कितने टच कर रहे हैं इसको एटम 4, और इन 4 एटम अगर सेंटर में मिलाते हैं तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी Cn इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसी टाइप में आपकी क्लोज पैकिंग में टू डायमेंशनल में है कि स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं पर मैक्सिमम स्फीयर नहीं बना रहे, स्पेस नहीं बना रहे, मिनिमम स्पेस बनाते हुए क्या कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में क्या हो रहे हैं अरेंज हो रहे हैं। ये हो गया, और देखिए इन दोनों के सेंटर में आके ये सेकेंड लेयर हो गई। ये थर्ड लेयर। देखिए तो ये लेयर कौन सी ए, तो ये लेयर जो आपकी सेम नहीं है क्योंकि दूसरी इसके बीच में है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बी, और ये वाली फिर सेम हो गई ए और ये क्या हमारा बी। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया ए बी टाइप का। और अगर हम इसकी बात करते हैं किसी सेंटर में, तो इस एटम की अगर बात कर रहा हूं तो ये एटम कितने टच कर रहा है 1 2 3
4 5 6 और अगर मैं इसको मिला देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, हेक्सागोनल मिल जाएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई, 6। और इस टाइप की जो पैकिंग होगी उसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल एंड क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल। अब थर्ड आता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो हम जानते हैं कि कोई भी हमारा क्रिस्टल होता है तो उस क्रिस्टल में जो भी आपकी पैकिंग होगी वो 3 डायमेंशनल होगी, ना कि 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल की होगी। इसको समझने के लिए हम लोग बना देते हैं 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। तो जो 3D क्लोज पैकिंग है तो वो भी आपकी 2 टाइप की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। तो इस स्ट्रक्चर का आपका 3D पैटर्न होगा और ये भी आपका किसमें होगा, 3D पैटर्न में होगा। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, बनाइए इसको। ठीक, देखें यहां पर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में देखेंगे तो क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इन 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में देखेंगे तो क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इसमें स्फीयर एक दूसरे को टच करते हुए 3 डायमेंशन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, और टाइप ऑफ 3D क्लोज पैकिंग कितने टाइप होगी, 2 टाइप की। फर्स्ट हो गया हमारा स्क्वायर स्ट्रक्चर 3D क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड हो गया हमारा, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 3D क्लोज पैकिंग। इस पर क्या होगी कि जो स्क्वायर स्ट्रक्चर की जो लेयर है उस लेयर के ऊपर लेयर रखते चले जाते हैं। देखिए ये लेयर किसकी है, स्क्वायर स्ट्रक्चर वाली है। अगर इस लेयर के ऊपर लेयर रखते चले जाएं, कई सारे लेयर रखते चले जाएं, जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, जिस टाइप की पैकिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर स्ट्रक्चर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। यहां देखिए ये स्क्वायर स्ट्रक्चर क्या आपके स्फीयर है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं और लेयर बाय लेयर हम क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं। तो अगर लेयर बाय लेयर अरेंज कर रहे हैं हो गया आपका। तो ये क्लोज पैकिंग हमारी कौन सी है, स्क्वायर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ठीक, और इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। दूसरा आता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ 3D क्लोज पैकिंग। इस पर क्या होती है कि जो लेयर होती है फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट लेयर के ऊपर हम सेकंड लेयर को एज इट नहीं रखते हैं, यानी सेकंड लेयर की स्फीयर को हम ऐसे रखते हैं, यानी लेयर के ऊपर अगर हम स्फीयर को रख देते हैं तो मैग्नी स्पेस बनाएगा। तो कौन सा बनेगा हमारा पैकिंग, स्क्वायर स्ट्रक्चर क्लोज पैकिंग बनेगा हमारा। अगर इन्हीं स्फीयर यानी सेकंड लेयर को कहां रख दें, इनके बीच में रख देते हैं, तो अब जो होगा कि जो क्लोज पैकिंग होगी वो कौन सा जाएगी, हमारी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 3D क्लोज पैकिंग होगी। देखो यहां पर तो ये फर्स्ट स्फीयर है हेक्सागोनल के, पहले लेयर के स्फीयर हो गया। ठीक, ये भी पहली लेयर ही है, दूसरी लेयर नहीं बना रहे हैं।
ठीक है। अब ये पहली लेयर है, अगर अब इसी के ऊपर जस्ट दूसरी लेयर जो होगी, अगर दूसरी लेयर के एटम इसी के एटम के ऊपर एटम रख देंगे तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा। पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरी लेयर के एटम को हम ऐसे अरेंज करते हैं कि पहली लेयर की बनाई गई व्हाइट्स जो है, यानी पहली लेयर की जो एटम द्वारा बनाई गई व्हाइट्स है, दूसरी लेयर के एटम क्या कर लें, कवर कर लें। देखो तो दूसरी लेयर के एटम है, कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ठीक। अब फिर से यहां बनाते हैं, सॉरी थोड़ा छोटा हो गया, ये लो, ठीक। तो इस तरह बना रहे हैं। तो अब देखो यहां पे 1 2 3 स्क्वायर, और ये रेड वाला कौन सा, चौथा स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर द्वारा यहां पर जो व्हाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन सी हो जाएगी, टेट्रा पर जो व्हाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स होगी। मैं यहां पर टी लिख दे रहा हूं, कौन सा व्हाइट का फॉर्मेशन होगा, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स का फॉर्मेशन होगा। फिर अगर यहां पर बात करते, देखो पहला स्क्वायर, दूसरा, तीसरा, ब्लू वाला देखिए, ब्लू वाला स्क्वायर, ये ब्लू वाला स्क्वायर और ये ब्लू वाला स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और ये 3 रेड वाले, पहला, दूसरा और ये तीसरा रेड वाला। तो यहां पर जो व्हाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन सी व्हाइट होगी हमारी, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स। हम जानते ना कि जो टेट्राहेड्रल व्हाइट्स होती है 4 स्क्वायर द्वारा बनती है, और जो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स होती है वो 6 स्क्वायर द्वारा बनती है। तो यानी देखिए, अगर हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को दूसरी लेयर को कवर कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 व्हाइट फॉर्मेशन हो रहा है, एक टेट्राहेड्रल व्हाइट का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा कौन सा हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट का फॉर्मेशन होता है। तो यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 3D पर्सपेक्टिव है क्या, कि अगर हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को जो लेयर है, पहली लेयर के ऊपर हम दूसरी लेयर को ऐसे अरेंज करते हैं कि पहली लेयर के द्वारा बनाई गई जो व्हाइट्स हैं उन्हें दूसरी लेयर की स्फीयर क्या कर लें, कवर कर लें। तो इस टाइप की जो हमारा पैकिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब हमारे पास देखो 2 लेयर हो गई, तो इसका मतलब है कि जो ब्लू वाली लेयर है वो कौन सी हो गई, ए, और जो रेड वाली लेयर है वो कौन सी हो गई, बी। अब हमारे पास 2 केस हैं, या तो मैं क्या करूं, ए बी, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स और टेट्राहेड्रल व्हाइट्स जो बन रही है। अब जो तीसरी लेयर है, अगर तीसरी लेयर जो है या तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स कवर करती हुई बनेगी या तो टेट्राहेड्रल व्हाइट्स को कवर करते हुए बनाएगी। अगर ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स को कवर करते हुए बना रही है तो लेयर कौन सी होगी हमारी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये लेयर होगी। और इस टाइप का जो भी आपका पैटर्न होगा हम उसे क्या बोलेंगे, CCP बोलेंगे, या इसको बोल सकते हैं FCC बोलते हैं। CCP को क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं। और अगर टेट्राहेड्रल व्हाइट्स को कवर करके बना रही है तो इस लेयर कौन सी हो जाएगी, AB, 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 ये होगी। और इसे हम क्या बोलेंगे, FCP। चलो देख लेते हैं एक बार, FCC लगा देते हैं। तो मेरे पास क्या है, ये FCC यूनिट सेल है, क्रिस्टल है, ध्यान समझेंगे इसमें। ठीक, देखो यहां पर ये हो गई, इस लाइन में यहां लिखते रहो सीधा। तो ये आपका लेयर हो गई ए, पहली लेयर, एक स्फीयर है, इसमें क्या हो गया ए। दूसरा देखो, ये स्फीयर इसको टच कर रहा होगा और इसको टच कर रहा होगा, तीनों है। ये स्फीयर इन दोनों को टच कर रहा होगा और ये स्फीयर इन दोनों को टच कर रहा होगा और ये स्फीयर इन दोनों को टच कर रहा है। तो ये लेयर कौन सी होगी हमारे पास, बी। अब देखो तीसरा, ये इसको टच करेगा तीनों को, ये वाला जो है इसे टच करेगा, एक यहां नहीं बना,
ये इसको भी टच कर रहा होगा, और ये जो है इन दोनों को टच करेगा। तो ये लेयर कौन सी हो गई? सी, दोनों अपोजिट है ना। और फिर से यहां पर क्या मिल जाएगा हमें? ए। तो रिपीट कौन सा हो रहा है? एबीसी 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 पैटर्न। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एचसीपी क्लोज पैकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, सीसीपी क्लोज पैकिंग, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल सकते हो, या फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल सकते हो। ठीक है। और फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसके जो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है सीएन नंबर इज कितना होगा? 12। हम लोग पहले से निकालना सीख चुके थे। ठीक है, तो इस नोट करेंगे आप। ठीक, अब देखो अब है, अगर टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करते हुए थर्ड लेयर अगर बनाते हैं तो कौन सी पैकिंग बनती है? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझ जाएंगे। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ठीक है, ओके। यहां पर जो है स्फीयर जो है कॉर्नर में है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और 3 इसके लॉन्ग है सेंटर में, बॉडी सेंटर में है। ठीक है, तो लेयर कौन सी? देखो इस पर एक है, और टच कितने कर रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 3 कहां है? सेंटर में। फिर लेयर कौन सी हमारी है? तो ये लेयर कौन सी हमारी? ए। ये कौन सी? बी। और ये लेयर कौन सी? ए। तो ये टैग पैटर्न कौन सा हमारा होगा? ए बी ए बी ए बी। तो ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टी और डिफेक्ट। ठीक है, थैंक यू।